हम लोग चरक संहिता का सूक्त स्थान का 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है तस्य अशीति अध्याय, जिसमें कहा गया है कि आहार के प्रकार, क्या आहार के प्रकारों के बारे में बताया गया है। तो कहा गया है कि आहार के जो प्रकार है वो चरक के द्वारा 4 प्रकार के माने गए हैं। बोले कौन कौन से? पहला है असित, दूसरा है पीत, तीसरा है लीड और चौथा है खादित। ठीक, तो इस तरीके असित पीत लीड खादित एक ही फ्लो में आना चाहिए। असित पीत लीड खादित। देखो, पीत का मतलब होता है पीना, ठीक है, और लीड का मतलब होता है चाटना। कभी भी देखा होगा कि जैसे आई थिंक आप लोग कभी भी जैसे हलवा बनता है तो हलवे को मेरे ख्याल से आप लोग लेके चबाते नहीं रहते हो, जिस तरीके से रोटी चबाते हो ना उस तरीके से नहीं चबाते हो, ठीक है। या आप पानी पीते हो तो पानी को चबाते हो क्या? मुझे नहीं लगता कि पानी को चबाते होंगे। कोल्ड ड्रिंक को आप लोग चबाते हो क्या? नहीं चबाते हो। तो वहाँ क्या है कि ये पीत है जो कोल्ड ड्रिंक है, और जो हलवा है यानी वो है लीड, चाटने वाला, ठीक है। और जो काफी देर तक मतलब चबाने वाली चीजें होती है, जैसे कुछ लोग मांसाहारी रहते हैं ना, तो वो लोग क्या है खादित का यूज करते हैं। क्या है? खादित, बहुत देर तक चबाने वाले, ठीक है। और सिंपली तौर पे जो हम लोग भोजन करते हैं वो होता है असित में। क्या है? वो है असित में, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर बताया गया है कि युक्ति पूर्वक सेवन करने से बलवर्णस्य वर्धते, अर्थात यहाँ पर बल और वर्ण दोनों ही बढ़ते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि आहार का उचित पूर्वक युक्ति पूर्वक सेवन करने से क्या लाभ होता है, तो आपको बताना है कि बल वर्णस्य वर्धते, अर्थात बल और वर्ण दोनों ही बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर बताया गया है कि एक वर्ष में 2 आयन होते हैं, अर्थात वर्ष को हम संवत्सर के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो बताना पड़ेगा कि एक वर्ष में 2 आयन होते हैं, और कहा जाता है कि एक आयन में 3 ऋतुएं होती हैं। एक आयन में 3 ऋतुएं होती हैं, तो 2 आयन में कितनी हो गई? 6 ऋतुएं हो गई। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये रहे हमारे आयन, आग्नेय काल, उदान काल और उत्तरायण काल, ठीक है। तो उत्तरायण तो आयन हो गया, या दक्षिणायन तो ये आयन हो गया। तो 2 आयन हो गए, उत्तरायण और दक्षिणायन, जिनके और भी नाम है। फिर देखेंगे यहाँ पर कि कभी भी ऑब्जेक्टिव आता है, पूछ लिया जाता है कि भाई आग्नेय काल या आदान काल या उत्तरायण काल, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। इनमें से कोई ऋतु दे देगा कि वसंत ऋतु को किस काल में रखा गया है, तो आपको बताना है। ऑप्शन होगा इतने सारे, ये 3 होंगे, ठीक है, एक इनमें से होगा। तो आपको बताना है कि जहां पर भी 3 होगा, ठीक है, 3 यानी आप आग्नेय भी लिखते हो तब भी 3 बनाओगे, और आदान लिखते हो तब भी आप 3 ही बनाओगे, उत्तरायण लिखते हो तब भी 3 ही बनाओगे। तो 3 यहाँ पर ट्रिक के याद रख लेना, ठीक है। और इनमें किसी में भी बेटा 3 नहीं नजर आ रहा है, तो समझ जाना है कि ये अलग ही है, सभी नाम अलग है। सौम्य, विसर्ग तथा दक्षिणायन, इनके नाम ये अलग है, ठीक। ये जब आप ऑब्जेक्टिव लगाओगे तब आपको समझ में आएगा कि ये ट्रिक कितनी काम में है ना। तो बताएंगे कि यहाँ पर क्या है, आग्नेय काल में 3 ऋतु है। तो आपको बस इतना से याद रखना है कि शिव जी वसे हैं। क्या है? शिव जी वसे हैं। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे, शिव जी, ठीक है। जी फॉर ग्रीष्म, सी फॉर शिशिर, वी फॉर वसंत, वसे हैं, ठीक है। अब ये वर्षा, शरद, वसे हैं, ठीक है। कहाँ बसे हैं? आयन में बसे हुए हैं, ठीक है, ऋतुओं में बसे हुए हैं आपके। कौन? शिव जी। तो इस तरीके से याद रखना, ये ट्रिक रहती है, ये पूरी ट्रिक है। तो वा फोर वर्षा, सा फोर शरद, हा फोर हेमंत, तो शिव जी बसे हैं, इस तरीके से याद रखना। फिर यहाँ पर देखें कि इन ऋतुओं में अक्सर होता क्या है, यहाँ की वायु कैसी रहती है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले पॉइंट आता है कि जो आग्नेय काल है, उत्तरायण काल है, तो यहाँ पर भाई सूरज का बल प्रबल होता है। क्या होता है? सूरज का बल प्रबल होता है, तथा प्राणियों का बल जो है वो ह्रास हो जाता है। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा टीवी पे एक प्रचार आता है ग्लूकोन डी वाला, जिसमें सूरज के द्वारा उस बच्चे की एनर्जी को खींचा जाता है। तो वो जो एनर्जी खींच रहा है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? टीवी वालों को पता है, सोचो, लेकिन हम लोग आयुर्वेद कर रहे हैं, हमको ही नहीं पता है कि भाई सूरज के द्वारा हमारा बल खींचा जा रहा है ना। तो यहाँ पर सूरज क्या हो गया? प्रबल हो गया, उसमें ताकत ज्यादा हो गई, तुम क्या हो गए? तुम ह्रास हो गए। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी
है ना? तो सभी में बल ह्रास होता है तथा वायु यहाँ की रुक्ष होती है। तो आप लोग देखना कि ग्रीष्म काल में बहुत ज़्यादा वायु रुक्ष होती है। फिर यहाँ पर देखते हैं शिशिर जो काल है आपका, तो यहाँ पर अधिकतर से जो रस है आपको बताना है कि तिक्त रस यहाँ पर माना गया है शिशिर ऋतु के लिए, तथा वसंत ऋतु के लिए कसाय रस माना गया, तथा ग्रीष्म ऋतु के लिए कटु रस माना गया है। तो ये आपको याद रखेंगे, ठीक है? तो उसी प्रकार से आप 6 ऋतुओं का आप लोग याद रखेंगे कि तिकटु आलम, है ना? तिकटु आलम कैसा आलम है भैया? तिकटु आलम। का फोर कसाय, टू फोर कटु, है ना? तिकटु आलम, आ ल म, ठीक? तो देखो आ से अम्ल हो जाएगा, ला से लवण हो जाएगा, एम फॉर माँ से मधुर हो जाएगा। तो कैसा आलम है भाई? तिकटु आलम, ठीक है? टी फोर तिक्त हो जाएगा, का फोर कसाय हो जाएगा, टू फोर कटु हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे लिखना है, शिव जी बसे है फिर उसी के बगल से ऊपर से नीचे लिख देना कि तिकटु आलम, ताकि आपको रस भी याद रहेंगे ट्रिक वाइज। अब चलते हैं यहाँ पर कि वायु कैसी है। तो हम लोग देखेंगे शिशिर ऋतु में अल्प रूक्ष होती है, ज्यादा रूक्ष नहीं होती, कम रूक्ष होती है, और यहाँ पर प्राणियों का बल श्रेष्ठ होता है क्योंकि यहाँ पर ठंडक होती है, ठीक है? जनवरी का महीना है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर प्राणियों का बल थोड़ा सा अच्छा रहेगा बाकी की ऋतुओं की अपेक्षा। बसंत ऋतु में कहेंगे यहाँ पर जो वायु है वो कैसी हो जाएगी? मध्य रूक्ष होगी। कैसी होगी? मध्य रूक्ष होगी। और जैसे ही गर्मी आएगी उसी दौरान हमारी वायु क्या है? तीव्र रूक्ष हो जाएगी, इतनी रूक्ष हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज्यादा लू लपट चलती है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रूक्ष हो जाती है। और यहाँ पर बल क्या है व्यक्तियों का? वो प्राणियों का बल बहुत ज्यादा अल्प हो जाता है क्योंकि तीव्र रूक्ष है वायु, तो बल क्या है? बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है? अल्प बल कहेंगे। जबकि वसंत ऋतु में मध्यम बल होगा। कैसा होगा? मध्यम बल होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि वायु के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर बल बताना है। फिर बताया गया है कि वर्षा ऋतु में सभी लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर स्निग्ध होगी वायु। कैसी होगी? स्निग्ध होगी, यानी कि हवा के साथ थोड़ा बहुत पानी के बौछारें भी आएंगी, ठीक है? तो ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं इसमें आप लोग देखोगे एक ह्यूमिडिटी कहते नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा उमस हो रही है, तो ये वही है, हवा में भी उमस सी फील होगी, है ना? तो इसका मतलब ये स्निग्धता लाती है, ठीक है? आपका पूरा बॉडी चिपचिपा सा रहेगा, फीलिंग होगी उस तरीके से, ठीक? और यहाँ पर बताया गया है कि वर्षा में बल कैसा होगा? अल्प होगा। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब देखो यहाँ प्रैक्टिकल देखा जाए तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में बहुत ज्यादा पेशेंट आते हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं सभी के पास वर्षा ऋतु में बहुत ज्यादा पेशेंट आते हैं, ग्रीष्म काल में भी बहुत ज्यादा पेशेंट आते हैं। क्योंकि यहाँ पर बीमारी क्यों बन रही है? आपका जो बीमारी का कारण है भाई जो आपकी मतलब खुद की जो इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा वीक हो गई है, व्यक्ति का बल बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए कोई भी बीमारी हावी हो जाती है, ठीक है? तो उसी प्रकार से वर्षा में देखा होगा पानी भी गंदा होता है, हर चीज गंदी होती है, तो आप खाओगे पियोगे तो आप बीमार हो ही जाओगे। तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर बल अल्प होता है। फिर कहा गया है कि शरद ऋतु में मध्य स्निग्ध होती वायु तथा यहाँ पर बल भी मध्यम होता है। और हेमंत ऋतु में श्रेष्ठ स्निग्ध होती है और श्रेष्ठ ही बल होता है। तो एक बार आपसे ये भी पूछ लेगा कि कौन कौन सी ऋतु में श्रेष्ठ बल होता है, तो आपको बता रहा है शिशिर और हेमंत में श्रेष्ठ बल होता है, ठीक है? और एक ये भी पॉइंट याद रखना है कि किस किस ऋतु में अल्प बल होता है, तो आपको बताना है कि ग्रीष्म और बरसात दोनों ही ऋतु में आपका बल कम होता है, ठीक है? फिर देखेंगे यहाँ पर कि दक्षिणायन काल में क्या होता है कि चंद्रमा का बल प्रबल होता है और प्राणियों का बल में भी वृद्धि होती है। तो प्राणियों का बल कब बढ़ जाता है? आपके दक्षिणायन काल में। किस काल में हो जाता है? दक्षिणायन काल में। सौम्य काल कहा जाता है चंद्रमा को, भाई सौम्य के नाम से भी जाना जाता है। जहां ठंडक होगी वहां व्यक्ति का बल बढ़ जाता है। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लोग बाग कुल्लू मनाली चले जाते हैं, ठीक है? सिक्किम चले जाते हैं ठंडे प्रदेशों में, पता है कि भाई जहां गर्मी वहां उनकी एनर्जी लॉस हो रही है, तो इसलिए ताकत के लिए कहाँ जाते हैं? ठंडे प्रदेशों में जाते हैं। पता है भाई कि यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मौसम है ना? तो इस तरीके से हमें याद रखना है। फिर देखेंगे सभी लोग देखेंगे ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर निश्चित तौर पर देखा जाए प्रैक्टिकली बेसिस, तो ये पृथ्वी का ध्रुव होता है ना? ऊपरी और नीचे, है ना? तो इसे हम एन एस कह सकते हैं, ठीक है? अ, ठीक है, उत्तर और दक्षिण। तो हम लोग जैसे ही पृथ्वी चक्कर लगाती है तो आप लोग देखना कईयों ऐसे देश है जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है,
ठीक है? बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। आई थिंक ये ऊपर वाले जितने भी देश हैं या बिल्कुल नज़दीकी पृथ्वी पे लगे हुए हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। गर्मियों में भी मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा ही रहता है, ठीक है? और जैसे कि अ, देखा होगा आप लोगों ने सुना होगा, तो वहाँ पर 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होता है, ठीक है? मतलब वहाँ पर डेली के रात-दिन नहीं होते हैं, तो ये इसी कारण से होता है, ठीक है? उसी प्रकार से हमारे मतलब बाकी के और भी जगह है, जो जैसे बीचों-बीच है, तो यहाँ पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो ऋतु है वही चलती है। लेकिन लेकिन जो मतलब कि यहाँ वाले हैं, है ना? या जो निचले ध्रुव वाले हैं देश, इन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो इस तरीके से ही ये उत्तरायण और दक्षिणायन काल मान लिया जाता है, ठीक है? ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो ये पृथ्वी हमारी सूरज के चक्कर लगाती है। तो देखना जब ये चक्कर लगाएगी, तो सूरज यहाँ ये बैठा हुआ है, ठीक है? देखो ज़रा, ठीक है? तो जो यहाँ के पास में आएगा, है ना? तो उस दौरान क्या होगा? उत्तरायण काल कह दिया, ठीक है? और यहीं जैसे ही आपको पता होगा मतलब सूरज की गर्मी से क्या होगा, यहाँ डायरेक्ट मतलब गर्मी पड़ेगी, ठीक है? और इतना मतलब सफिशिएंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये हम लोग थोड़ा मॉडर्न में जा रहे हैं, लेकिन बस ये जानकारी के लिए आपको रखना है। बाकी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जितना मैंने पढ़ाया, उतना ही सफिशिएंट है, ठीक? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आते हैं कि श्लोक अक्सर पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आदान आदा मतलब आदावन्ते च दौर्बल्यं विसर्ग आदान यो नृणाम मध्य मध्यबलम तो अन्ते श्रेष्ठ अग्र विनिर्देशेत। अर्थात कहा गया है कि देखो मध्य में तो मध्य ही रहेगा बल, कहीं पे भी हो, अंत में वही श्रेष्ठ होगा, ठीक है? अंत में और अग्र में श्रेष्ठ है। देखो यहाँ पर आप लोग जब चार्ट पढ़ते हो चरक के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर बताया गया है कि एक तो अग्र में श्रेष्ठ हो गया ये पल आपका, ये अग्र है शिशिर, और ये अंत है हेमंत, अंत है। तो दोनों जगह क्या है? श्रेष्ठ बल होता है। मध्य में देख लो आप लोग कैसा है? मध्य में ही है बल, ठीक है? तो बस ये 2 पॉइंट है, आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे जो महीने हैं आपको हिंदी में याद रखना सभी लोग, ठीक है? शिशिर में क्या-क्या आता है? माघ फागुन आता है, वसंत में आपका चैत वैशाख आता है, ग्रीष्म में आपका जेठ आषाढ़ आता है, और वर्षा में आपका सावन भादो आता है। शरद में अश्विन कार्तिक आता है तथा हेमंत में अगन पौष आता है, ठीक है? तो सभी लोग को ऐसे हिंदी में याद नहीं होता, तो एक सिंपल सी ट्रिक याद कर लेना, आगे के सभी अक्षरों को चुरा लेना, और एक ट्रिक बन जाएगी कि माचे जैसरा आस आ गई, ठीक है? माचे माचे जैसरा आस आ गई। तो इस तरीके से हमें याद रखना है, ठीक है? फिर उसी प्रकार से सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जैसे शिशिर ऋतु है, तो शिशिर ऋतु में माघ फागुन को क्या कहा जाता है? तप तपस्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तप तपस्या, मधु माधव और सूचि शक्र और नव नवश्य तथा ईश ऊज सह सहस्य। तो एक बार रीड करोगे, 2 बार रीड करोगे, अपने आप याद हो जाएगा। जब तक आप रीड नहीं करोगे तब तक बिल्कुल भी याद नहीं होने वाला, ठीक है? तो सुश्रुत ने हिंदी में जो महीने के नाम बताए हैं वो अलग ही है, जबकि जो आपको याद है, आपने मम्मी पापा के मुंह से सुना होगा कि माघ फागुन चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो अश्विन कार्तिक अघन पौष। जी बेटा कुछ कहना चाह रहे हो? हेलो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। नेक्स्ट देखेंगे कि सारंगधर के अकॉर्डिंग, तो सारंगधर क्या कह रहे हैं? आप जो भी पूछना चाहते हो आप मैसेज टाइप कर दीजिए, जिस किसी को जो भी पूछना है तो आप मैसेज टाइप कर दीजिए। तो सारंगधर के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पर जो भी ऋतु है, तो राशि के अकॉर्डिंग बताना है आपको, ठीक है? तो जैसे वसंत राशि वसंत ऋतु है, तो यहाँ पर आप देखो कि कुंभ और मीन। ग्रीष्म ऋतु है तो मेष और वृषभ। प्रावट ऋतु है तो मिथुन और कर्क, तथा वर्षा ऋतु है तो कन्या और सिंह, और शरद ऋतु है तो वृश्चिक तुला, हेमंत ऋतु है तो धनु मकर। अब देखो इस तरीके से याद नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मूवी के सीन याद रख लेना कि
जैसे ही वर्षा हुई या वर्षा से याद रखना, तो वर्षा में लाइफ ऑफ पाई देखा होगा, उसमें एक बच्ची सी रहती है ना, या बच्चा जो भी है। तो एक लड़की है और वो शेर के सामने खड़ी हुई है और पानी पे पानी बरसता जा रहा है, ठीक है? तो देखा होगा समुद्र में खड़े हुए हैं नाव पे, है ना? तो उसमें शेर भी है उस नाव में, ठीक है? और एक कन्या भी है और वर्षा खूब हो रही है, तो ऐसा सीन याद कर लेना। और जैसे ही वर्षा खत्म हुई कि उसके बाद हम लोगों ने देखा कि गाँव में छुपे हुए जो मतलब शरद ऋतु आ जाती है वर्षा के बाद, तो हम लोग तखरी-वखरी निकालते हैं, है ना? तुला, तुला यानी तखरी, इसको निकालते हैं तो उसके नीचे से क्या निकलता है? बिच्छू-बिच्छू ही निकलते हैं। वर्षा के बाद ही तो कीड़े-मकोड़े निकलते हैं, है ना? छुप जाते हैं बेचारे वर्षा में, ठीक है? तो वृश्चिक, तुला, तो शरद ऋतु में तखरी के नीचे क्या है? बिच्छू ही बिच्छू है। फिर हम लोग देखेंगे कि एक हेमंत लड़का है, ठीक है? और वो क्या कर रहा है कि तालाब के किनारे एक मगर आ रहा है और मगर पे भैया वो धनुष को ताने खड़े हुए हैं कि हम इसको आने नहीं देंगे, हम मार देंगे इसको, ठीक है? तो इस तरीके से एक इमेजिन करना है, एक पिक्चर सी दिमाग में क्लिक होनी चाहिए, ऐसा फोटो बनना चाहिए कि धनुष लेके हेमंत क्या कर रहा है? मगर को मार रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से। फिर देखेंगे कि वसंत ऋतु में हमें क्या करना रहता है? वॉमिटिंग करानी रहती है, कफ को निकालना रहता है, वमन कराना है। तो क्या करेंगे? हम लोग बसंत ऋतु में कौन-सा पोर्ट ले आएँगे? पोर्ट, मीन पोर्ट ले आएँगे, है ना? मीन पोर्ट यानी कि एक ऐसा पात्र ले आएँगे जिसमें मछली रखते हैं, क्योंकि हमारे पास पात्र ही नहीं है, ठीक है? और उसी पात्र में हम क्या करेंगे? इसको वॉमिटिंग कराएँगे, है ना? इस तरीके से याद रखेंगे। फिर देखेंगे कि प्रावट जैसे ही ऋतु आती है, प्रावट ऋतु क्या होती है? वर्षा और ग्रीष्म के बीच की जो ऋतु होती है, जिसमें हम नौतपा के दिन कहते हैं, ठीक है? वर्षा आने से पहले की ही जो टाइम है, वो क्या होता है? प्रावट ऋतु होती है। तो सारंगधर के अकॉर्डिंग प्रावट ऋतु में बताया गया कौन-कौन सी राशि है? मिथुन, कर्क, ठीक है? तो प्रावट ऋतु में अक्सर जो मिथुन चक्रवर्ती है, वो क्या कर करता रहता है ना? तो इस तरीके से बस याद करने की ट्रिक है। बाकी ग्रीष्म ऋतु में आप लोगों ने देखा होगा कि वृषभ मतलब होता है जो बैल होता है ना, और मेष होता है, बकरा होता है, ठीक है? तो अक्सर देखा होगा इनके बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं ना, तो बाल क्या करते हैं? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गर्मी भी देते हैं, ठीक है? जिसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल है तो उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ग्रीष्म ऋतु में रख दिया इनको कि भैया बकरे की बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा बाल है और इस मतलब कि जो बैल है उसकी बॉडी पे भी काफ़ी बाल है, छोटे-छोटे रोम रहते हैं, तो इस वजह से ये गर्म होते हैं, है ना? ये क्या होते हैं? गर्म होते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को याद रखें। चलो, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ पॉइंट और बताए गए कि ऋतुचर्या का आरंभ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को याद रखना है कि चरक, सुश्रुत और भागवत के अकॉर्डिंग बताया गया है कि हेमंत ऋतु से ऋतुचर्या प्रारंभ हुई है। जबकि चार्ट में आप लोग देखोगे शिशिर ऋतु से मैंने पढ़ा रखा है। चार्ट शिशिर ऋतु से स्टार्टिंग कर रखी है। लेकिन जब पूछा जाएगा रियलिटी में तो आपको बताना है कि हेमंत ऋतु से ही ऋतुचर्या स्टार्ट की गई। नागार्जुन के अकॉर्डिंग क्या बताना है कि वर्षा ऋतु से ऋतुचर्या स्टार्ट हुई। तो आप लोग देख लोगे कि भाई जितने भी ज़्यादा नाग निकलते हैं तो वो वर्षा ऋतु में ही निकलते हैं। तो ये याद करने की ट्रिक है कि वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा नाग निकलते हैं, तो नागार्जुन ने कह दिया कि वर्षा ऋतु से स्टार्ट करो ऋतुचर्या। उसी प्रकार से ऋग्वेद में कहा गया है कि शरद ऋतु से ऋतुचर्या स्टार्ट की गई है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग की प्रावट ऋतु। तो प्रावट ऋतु बताया गया है सांगदर के अकॉर्डिंग कि ग्रीष्म काल या ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के जो मध्य का जो समय होता है उसे हम प्रावट ऋतु कहते हैं। फिर कहा गया है कि श्रेष्ठ माह कौन सा है, बहुत अच्छा माह कौन सा है? तो आपको बताना है कि माघ शीर्ष है, ठीक है? तो माघ शीर्ष जो पहला वाला जो आपका माघ है, ठीक है? माघ शीर्ष, तो ये आपका सबसे अच्छा माह माना जाता है। कौन सा? माघ शीर्ष, ठीक है? तो माघ शीर्ष आपका सबसे अच्छा महीना माना जाता है। फिर कहते हैं कि प्रदोष क्या होता है, ठीक है? तो आपको बताना है रात्रि का आरंभ काल जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रदोष काल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रदोष काल कहलाता है। ये अलग से ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं। फिर कहा जाता है हंसोदय क्या होता है? तो आपको भी पता है कि शरद ऋतु में, ठीक है? तो शरद ऋतु में क्या रहता है कि एक अ, पुष्य नक्षत्र के दौरान एक तारा निकलता है और उसी दौरान क्या रहता है कि वहाँ पर जो जल इकट्ठा है कहीं तालाब में या कहीं पर भी आप देखेंगे तो उसमें चंद्रमा की किरणों से ठंडा होगा और दिन में सूरज की जो किरणें हैं उससे तप्त होगा। तो ठंडा और गरम, ठीक है? चंद्रमा की किरणों से ठंडा हो रहा है और सूरज की किरणों से गर्म हो रहा है, ठीक है? एक टाइमिंग है, वहाँ पर एक नक्षत्र दिया हुआ है, उसी दौरान ही आप उस जल को हंसोदक जल कहेंगे,
अन्यथा नहीं कहोगे। पूरे शरद ऋतु में हंसोदक जल नहीं बनता है। वो जो नक्षत्र होता है ना, पुष्य नक्षत्र, उसी दौरान ही इसको हंसोदक कहा जाता है। तो कहेंगे कि चरक, भागवत और काश्यप इन सभी ने माना है, जबकि सुश्रुत ने नहीं माना है। सुश्रुत क्या करते थे कि मॉडर्न जमाने के थे, सर्जरी करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि पानी को खुद ही आग से गर्म कर लिया, ठंडा कर लिया, पानी को गर्म किया, ठंडा कर लिया। बोले कि मुझे तो सर्जरी बार-बार करनी रहती है, तो मुझे स्टेरॉइड वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। मैं अंशोधक को इतना ज़्यादा नहीं बना सकता, ठीक है? शरद ऋतु आएगी तब मैं कहाँ इकट्ठा करूँगा? मेरे पास तो रोज़ पेशेंट आ रहा है ना, तो मुझे रोज़ ही इसकी आवश्यकता है। तो ये खुद ही से गर्म करके ठंडा कर लेते थे, ठीक है? और वही पेशेंट को बताते थे। फिर यहाँ पर देखेंगे कि भाव प्रकाश ने अंशोधक के नाम से संबोधित किया गया है अंशोधक को। ऋतु संधि किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए कि भागवत के अकॉर्डिंग जो ऋतु संधि है, वो कुल 14 दिन की होती है, 14 दिन की होती है। इसमें कहा गया है कि जो जाने वाली ऋतु है, उसका अंतिम सप्ताह होना चाहिए आपके पास, और जो आने वाली जो नई ऋतु है, उसका स्टार्टिंग वाला सप्ताह होना चाहिए, ठीक है? तो अंतिम सप्ताह और स्टार्टिंग सप्ताह, इन दोनों को प्लस करोगे 7-7 दिन, तो क्या हो जाएगा? 14 दिन बन जाएंगे। और जब 14 दिन हो चुके हैं, इन्हीं को हम लोग ऋतु संधि कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखें कि यम दृष्टा क्या होता है? यम दृष्टा एक काल होता है, जिसमें कहा जाता है कि कार्तिक माह के अंतिम 8 दिन तथा अगन माह के प्रारंभिक के 8 दिन, ये दोनों मिला के 16 दिन हो जाते हैं। तो टोटल जो 16 दिन हो गए, वो क्या कहलाते हैं? यम दृष्टा काल कहलाता है। तो अगन और कार्तिक, इस चीज को याद रखें कि कार्तिक का अंतिम 8 दिन और अगन के स्टार्टिंग के 8 दिन। तो ये यम दृष्टा काल किसने माना है? आपके सारंगधर ने माना है। किसने माना है? आपके सारंगधर ने माना है। फिर हम चलते हैं कि ऋतु चर्या के अकॉर्डिंग पहली ऋतु है आपके पास हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में सभी लोग जानेंगे कि यहाँ पर जो आपके शरीर की जो जठर अग्नि होती है, शरीर का बल होता है, ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं, उत्तम होते हैं। ये अलग से ही पूछ लिया जाता है। फिर कहा जाता है कि यहाँ पर किन किन पशु पक्षियों का मांस का सेवन करना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर ठंड पड़ रही है, तो यहाँ पर जितने भी गर्म वाले पशु पक्षी, उन्हीं सभी का सेवन करना चाहिए। तो बताया गया अति मेदस्वी, यानी आपको पता है शुगर में बहुत ज्यादा मेद होता है, ऐसे का सेवन करना चाहिए। अनुप, यानी कि आपको पता है जो जलीय जीव है, गर्म होते हैं, पशु पक्षी का मांस का सेवन करना है, ठीक है? तो बहुत ज्यादा मेदस्वी, जिनमें मेद बहुत ज्यादा है, उन्हीं पशु पक्षियों का सेवन करना है। बिलेश, यानी कि जो बिल में रहने वाले हैं, इनका सेवन करना है। तथा परसहमास, ठीक है, जो कि आप सभी लोग जानेंगे। परसहमास जो शिकार करके खाते हैं, ठीक है, तो उनका भी आप सेवन कर सकते हो। तो ऐसे पक्षियों का आप पशु पक्षियों का सेवन कर सकते हो। फिर कहा गया है कि बहुत ज्यादा जब बेटा ठंड लगे, तो आप लोग देखना मिलिट्री में, है ना, आर्मी में, कि उनको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो क्या करते हैं? मदिरा तथा सीधू का सेवन कर सकते हैं, ठीक है? तो मदिरा और सीधू का सेवन करेंगे। आपको याद रखना है कि मधु अनुपान के रूप में लेना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप अगर मधु लेते हैं तो अनुपान के रूप में लेंगे। फिर कहा जाता है कि उष्ण जल का सेवन भी करना चाहिए। तो आपको पता है कि ठंडी ज्यादा है, तो थोड़ा थोड़ा उष्ण जल का सेवन भी करना चाहिए। फिर कहा गया और क्या कर सकते हो? तो आप पूरी बॉडी पे बढ़िया ठंड में क्या करते हो? ऑयल करते हो, अभ्यंग करते हो, साधन करते हो, ठीक है, मूर्ध तेल करते हो। जैंताक्षोद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे अलग ही क्वेश्चन लिया जाएगा किस ऋतु में जैंताक्षोद किया जाता है। तो जैंताक्षोद के बारे में बता चुका हूँ, है ना, और एक बार फिर आप लोगों को बताऊंगा कि जैंताक्षोद होता क्या है, ठीक है, और उष्ण गृह में रहने के लिए कहा गया है। तो आपको पता है कि सर्दियों में आप लोग खुले में तो नहीं सोते होंगे, ना ही खुले में रहते हो, तो ऐसा रूम देखते हो जिसमें रूम हीटर जल रहा है ना, तो वो उष्ण गृह हो जाएगा, ठीक है। पर देखो यहाँ पर बताया गया है कि मैथुन के लिए कुछ सामर्थ्य एवं रुचि अनुसार कामनीत का आलिंगन करें। तो यहाँ पर बताया गया रुचि के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। पर यहाँ पर नेक्स्ट है कि पथ्य अपथ्य के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि हेमंत ऋतु में वातल एवं लघु आहार विहार, प्रवाह तथा प्रमित आहार और सत्तू, इन सभी का बताया गया है कि सेवन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी अग्नि बढ़ी हुई है। तो आप लघु आहार विहार क्यों करेंगे भाई, है ना? क्योंकि आप थोड़ा खाएंगे तो आपको भूख तो बहुत ज्यादा है ना, थोड़े में आपका पेट भी नहीं भरेगा, ठीक है। तो इन सभी को सेवन नहीं करना है, ठीक है। प्रमित आहार का मतलब होता है नपातुला, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमित आहार का मतलब होता है नपातुला। प्रभात का मतलब होता है ठंडी हवाओं का एकदम डायरेक्ट सेवन करना, ठीक है।
यानी कह रहा है कि आप ठंडियों में बाइक से ना जाएं, अगर जाते हो तो मेरे ख्याल से अच्छी से अच्छी जैकेट पहन के जाएं ताकि सीधा संपर्क ना हो। तेज हवाएं प्रभात कहलाती हैं। इसी को श्लोक में पूछ लिया जाता है कि वर्जित अन्न पानानि वातलानि लघुनी च प्रभातम प्रमित आहारम उदमंथ हिमागमे, अर्थात सत्तू सभी लोग जानते हैं। सत्तू का सेवन ही बेटा नहीं करना है ठंडियों में। यहाँ पर हम लोग गर्मी में खाते हैं। अभी देखना जो सेवन काल है सत्तू का ही है, खूब सत्तू खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और प्रभात के लिए कहा गया तीव्र चलने वाली वायु होती है, तो इनका भी आपको सेवन नहीं करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिशिर ऋतु के बारे में जानेंगे सभी लोग। तो शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु में ज्यादा मेरे ख्याल से डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही है। यहाँ पर देखेंगे बाकी वही सारी चीजें फॉलो करना है, ठीक है, जो हेमंत ऋतु में बताई गई है। बस यहाँ पर श्लोक में आपको अलग से डिफरेंट पूछ लेगा कि कटु तिक्त कषायणी वातलानी लघुनी चा वर्जित अन्नपानानि शिशिरे शीतलानि चा। तो देखो बिल्कुल वैसा ही श्लोक है, लेकिन शब्द आगे पीछे कर दिए हैं। हेमंत ऋतु में बेटा वर्जित अन्नपानानि पहले दे दिया है, यहाँ पर बाद में दे दिया है। वातलानी लघुनी चा वहां पर लास्ट में दिया है और यहाँ पर पहले दे दिया है। तो इन्हीं दो शब्दों के पीछे फेल हो जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो अगर इस तरीके से श्लोक आए, आगे पीछे शब्द हो जाते हैं, तो आपको पहचानना है कि वर्जित अन्नपानानि किस में होगा। तो पहली ऋतु कौन सी है, हेमंत ऋतु है, तो वहां पर आपको पहले नजर आ जाएगा वर्जित अन्नपानानि, ठीक है। और जबकि शिशिर ऋतु बाद में आई है हेमंत के, तो वर्जित अन्नपानानि बाद में नजर आ जाएगा। क्या दिक्कत है, सिंपल सी ट्रिक है यार। वसंत ऋतु में देखेंगे यहाँ पर आपके शरीर में कफ का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि ठंडी में आपने खूब हैवी हैवी डाइट खाई थी, है ना, पूरी पुआ खूब खाए थे यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर वमन कर्म कराते हैं तथा मधु का सेवन कराते हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मांस का सेवन देखेंगे, कौन कौन से मांस का सेवन कर सकते हैं। कहा जाता है कि सर्वम शासक एण मास लावक कपिंजलम का मांस का सेवन करना है। तो देखो ये एक जैसे ही वर्ड है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग जैसे शरद ऋतु है, तो शरद ऋतु और वसंत ऋतु में लगभग एक जैसे ही है। तो यहाँ पर बताया गया, वहां पर लावक बताया गया है, तो यहाँ पर क्या बताया गया, लावा बताया गया है। आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ कंफ्यूजन किया जाएगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर लावा है, वहाँ लावक है, वहाँ कपिन जल है, तो यहाँ कपिन जलान है। वहां पर एण ऐसे है, मात्रा लगी हुई बेटा एण पर, ठीक है। एण मतलब होता है हिरन, और यहाँ पर मात्रा है ही नहीं है, ठीक है। वहां पर सारव है, यहाँ सरव है, वहां शासक है, तो यहाँ सचक है, ठीक है। तो इसी तरीके से दोनों को एक साथ लिख लेना, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। क्या है, किस तरीके से कंफ्यूजन है कि भाई वहां पर मात्रा है, जिसमें मात्रा लगी हुई है तो उसमें से मात्रा हटा दी गई है ना। वो यहाँ लिख दिए गए, जैसे वहां शासक है तो यहाँ सचक हो गया। अब वहां पर मात्रा लगी एण है, तो यहाँ पर मात्रा हटा दी गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से वो पूछ लेगा आपसे। तो इसको जब तक आप लिखोगे नहीं बेटा, तब तक नहीं समझ में आएगा। आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा पढ़ाने पे आपके दिमाग में छप जाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता है। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा, ठीक। फिर यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है, वसंत ऋतु में कहा जाता है कि व्यायाम के लिए, तो व्यायाम करना है कि नहीं करना है। तो कह रहा है व्यायाम करना है, उद्वर्तन करना है, धूम्र करना है, कवल करना है और तथा अंजन करना है। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये धूम्रपान क्या है ना, कवल ग्रहण क्या है, अंजन क्या है, उद्वर्तन क्या है, व्यायाम क्या है, ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर बताए यव गोधूम भोजन एवं निर्गत साधु माधवी मदरा का पान करना चाहिए। तो यहाँ पर भी माधवी वाली मदिरा का पान करना तथा साधु वाली मदिरा का पान करना। तो ये बनाने के बहुत सारे टाइप हैं। अष्टांग हृदय में मदिरा का बनाने का तरीका बताया गया है, और कौन कौन सी मदिराएं बनाई गई हैं तो वो आप लोग एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है। यव गोधूम सभी लोग याद रखेंगे, मिक्स वाला आटा कहने के लिए कह रहे हैं, है ना। पतंजलि का जो मिक्स आटा होता है, तो ये यव गोधूम होता है, उसकी बनी हुई रोटी खाना है। फिर कह रहा है कि यहाँ पर मैथुन के लिए कहा गया कि वसंत अनुभवित स्त्रीणाम कननाम च यौवनम, अर्थात यहाँ पर भी इच्छा के अकॉर्डिंग बताया गया है। अपत्य में क्या बताया गया है कि गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर दीवा स्वप्न वर्जित, अर्थात याद रखना है यहाँ पर दिन में नहीं सोना वसंत ऋतु में, क्योंकि आपके शरीर में ऑलरेडी ही कफ पड़ा हुआ है। अगर आप दिन में सोओगे तो कफ भी पड़ जाएगा और ज्यादा बीमार हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर हैवी डाइट नहीं लेना है,
और खट्टी नहीं लेना है तथा ऑयली वाली डाइट नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना है। तो आप ऋतु के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट देखते हैं कि आपका है ग्रीष्मकाल। तो ग्रीष्मकाल में बताया गया है कि स्वादु शीत द्रव्य स्निग्धपान सदा हितम। अर्थात आप लोगों ने देखा होगा जगह-जगह जलजीरा का चल रहा है, शिकंजी चल रही है ना? और ग्लूकोन-डी चल रही है। तो ग्रीष्म काल में मीठा खाने के लिए कहा गया है, शीत ठंडा खाने के लिए कहा गया है। फिर बताया कि घृतम पयम शाल्य अन्यम भजन, अर्थात बताया कि घी दूध के साथ साली चावल का भी सेवन करने के लिए कहा गया है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घी दूध का सेवन करो क्योंकि यहाँ पर आपके शरीर की एनर्जी बड़ी ही लॉस हो रही है। फिर कहा गया है कि यहाँ पर किस किस का मांस का सेवन करना है, तो आपको बताना है कि जंगल मृण, पक्षी मांस एवं शीत